नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप ही के इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो सिर्फ न्यूज़ नहीं है, सिर्फ गॉसिप नहीं है, बल्कि हमारी पूरी इंसानियत, हमारी सभ्यता और हमारे समाज के कॉन्शियस का एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। और वो है एप्स्टीन फाइल्स का एपिसोड। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने अखबारों में, ऑनलाइन पोर्टल्स पर, सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। आप जानते हैं कि करोड़ों डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज, फोटोग्राफ्स और ईमेल्स निकल कर आए, जिनमें दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे अमीर, सबसे इन्फ्लुएंस वाले लोगों का नाम बार-बार घूमता दिखाई देता है। लेकिन इस वीडियो में मैं ना किसी का नाम लेने वाला हूं, ना किसी पर्टिकुलर घटना को डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना नहीं है। मेरा फोकस है उस बीमारी पर, उस सोच पर, उस सिस्टम पर जो अलाउ करता है कि कुछ लोग बच्चों तक की जिंदगी को खिलौना समझ लें। मैं बात करूंगा उस इनह्यूमन ट्रीटमेंट की जो अंडर एज गर्ल्स और बच्चों के साथ हुआ। और सच मानिए, ये सिर्फ एक आदमी, एक आइलैंड, एक जेट या एक फाइल की कहानी नहीं है। ये हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोलता आईना है। आप सोचिए, तो पिछले कुछ सालों में हम सब ने ऐसे कितने एक्सपोजे देखे हैं। न्यू लीक्स, न्यू फाइल्स, न्यू नेम्स, हर कुछ दिनों में कोई नया रेवलेशन आता है। सोशल मीडिया पर आउटरीच होता है, लोग कहानियां शेयर करते हैं, वीडियोस बनते हैं, डिबेट्स होती हैं। कई लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, एपिटाइट चली जाती है, दिमाग पर बोझ सा बने रहना रहता है। आप में से कई लोगों ने शायद महसूस किया होगा, ये दुनिया जा कहाँ रही है। लेकिन फिर सवाल आता है, ये सब पढ़ने, देखने, परेशान होने के बाद एक्चुअल में क्या कुछ बदल गया? वो जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास अरबों खरबों की वेल्थ है, जिनके पास पूरी मशीनरी है, क्या उन्हें सच में कोई फर्क पड़ा? इसी जगह पर एक शब्द आता है, ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब है एक छोटी सी ठोस टाइटली निट ग्रुप, उसके लोग जिनके हाथ में किसी देश, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी सिस्टम की असली पावर होती है। ये लोग सीधे सीधे सरकार भी नहीं दिखाई देते, लेकिन पॉलिसी से लेकर कल्चर तक सब पर इनविजिबल कंट्रोल रखते हैं। उनके लिए नेशन एक मैप पर लाइन होती है, ह्यूमैनिटी एक स्पीच का शब्द होता है, और मोरालिटी एक का पीआर का टूल होता है। इनमें से कई के लिए उनकी सैडिस्टिक प्लेजर्स, उनका थ्रिल, उनकी ईगो सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी मानव जाति से भी ज्यादा। ये लोग अपने चारों तरफ बॉडीगार्ड्स रखते हैं, पर दूसरे के बच्चों की सेफ्टी उनके लिए मजाक होती है। ये खुद को अनटचेबल समझते हैं, अबव लॉ, अबव एथिक्स, अबव ह्यूमैनिटी। अब आप कहेंगे, लेकिन इंसान तो गलती करता है, गलती इंसानी फितरत है। लेकिन ये बात सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन सब कभी कभी गलतियां करते हैं, कभी ब्लंडर्स भी कर बैठते हैं। ये हम सबकी नियति में लिखा होता है। कोई गुस्से में कुछ कह देता है, कोई लालच में कोई गलत फाइनेंस का डिसीजन ले लेता है, कोई अपने परिवार या दोस्तों के साथ अनफेयर बिहेवियर कर देता है। ये सारी चीजें गलती के दायरे में आती हैं। लेकिन दोस्तों, एक लाइन है, और उस लाइन के पार शुरू होता है बार्बरिज्म। जब कोई इंसान अपनी सेल्फिशनेस में इतना गिर जाए कि वो बच्चों की डिग्निटी, यंग गर्ल्स की रिस्पेक्ट, उनकी बॉडी, उनका बचपन, उनकी जिंदगी सबको अपनी टेम्परेरी प्लेजर के लिए इस्तेमाल करे, तो वो गलती नहीं, जघन्य अपराध है, पाप है। इस लेवल पर वीकनेस या ह्यूमन एरर का एक्सक्यूज काम नहीं आता। ऐसे कई विक्टिम टेस्टिमोनीज हैं जिनमें लोग डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उन्हें हर्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, और कुछ केसेस में तो ब्रूटली किल तक कर दिया गया, मार दिया गया। ये लाइन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जो कागज पर जम गई हैं। इनको पढ़कर सिर्फ दिमाग नहीं, आत्मा भी हिल जाती है। अब यहां से मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, इतिहास की तरफ ले जाता हूं, हमारी प्राचीन सभ्यताओं की तरफ। देखिए, डिजायर, अट्रैक्शन, फिजिकल नीड्स या कहिए बायोलॉजिकल नीड्स, ये सब ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। अगर कोई सोसाइटी ये कहने लगे कि हमारे यहाँ किसी को कोई डिजायर नहीं होता, तो या तो वो सोसाइटी खुद से झूठ बोल रही है, या फिर डबल स्टैंडर्ड पर चल रही है। प्रकृति के, नेचर के बेसिक डिजाइन में ही आप देखिए, बहुत से एनिमल्स जैसे लायंस, मंकीज वगैरह, एक मेल कई फीमेल्स के साथ रहता है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये नेचर का पैटर्न है। कई धर्मों और कल्चर्स में भी एक समय तक पॉलीगमी अलाउ की गई है। कहीं 4 पत्नियों तक की परमिशन दी गई है, कहीं लोकल कस्टम के अनुसार एक से ज्यादा शादी पॉसिबल। भारत में भी 1956 तक कई कम्युनिटीज में ये लीगली और सोशली एक्सेप्टेड था। तो सवाल ये उठता है, अगर डिजायर्स हैं तो सोसाइटी इनको हैंडल कैसे करती है? वो इसे दबाती है, इग्नोर करती है, या रिस्पॉन्सिबल तरीके से दिशा देने की कोशिश करती है। साउथ इंडिया की पुरानी परंपराओं में देवदासी या कुछ जगह पर नगर वधु जैसी इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हुई। कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ महिलाएं जो संगीत, नृत्य, कला में निपुण हो, मंदिर या शहर से जुड़ी होती थी, एक तरह से समाज और धर्म के बीच में एक कल्चरल ब्रिज की तरह काम करती थी। आइडिया ओरिजिनल फॉर्म में पूरी तरह प्रोस्टिट्यूशन नहीं था, बल्कि एक डिग्निफाइड रिचुअलाइज्ड रोल था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? पावर बैलेंस चेंज हुआ, पैट्रियार्की यानी पुरुष प्रधान स्ट्रांग हुई, और कई जगह ये पूरा सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव बन गया। जो शुरुआत में शायद एक कल्चर या रिलीजियस फंक्शन था, वो समय के साथ साथ कई जगह सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का टूल बन गया। इससे हमें एक चीज समझनी चाहिए, कोई भी व्यवस्था, कोई अगर पावर के इम्बैलेंस और ग्रीड से इन्फेक्ट हो जाए तो एक्सप्लॉयटेटिव बन जाती है, चाहे वो रिलीजियस हो या लीगल हो। कहीं कहीं नगर वधु या सिटी ब्राइड जैसी कल्पना भी थी, जहां कुछ महिलाएं सार्वजनिक रूप से हाई स्टेटस कर्टेसन्स बन जाती थी, जिन्हें कला, संगीत, लिटरेचर में ट्रेंड किया जाता था, और जो समाज के बड़े बड़े लोगों से इंटरेक्ट करती थी। अगेन,
ओरिजिनल आइडिया डिग्निटी के करीब था, लेकिन मिसयूज भी हुआ। आज के जमाने में आप देखें, कुछ देशों में प्रोस्टिट्यूशन रेगुलेटेड और लीगल है, जैसे नीदरलैंड्स में, जिसमें एम्स्टर्डम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऑफिशियली एम ये था कि सेक्स वर्कर्स को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए, उन्हें अनसेफ कंडीशन से बचाया जाए। नेवाडा यूएसए में कुछ काउंटीज में भी लाइसेंस ब्रोथल्स लीगल है, जहां रूल है कि प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ उन रेगुलेटेड हाउसेस के अंदर ही हो सकती है, बाहर वो इलीगल है। अब कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जहां ये रेगुलेटेड है वहां थ्योरेटिकली महिलाओं पर हिंसा और स्ट्रीट क्राइम कम हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ हद तक कानून की नजर में रहता है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि डिजायर रॉन्ग है या राइट, असली सवाल है पावर किसके हाथ में है और अकाउंटेबिलिटी किसकी है। अब जरा स्टेट, किंग या मॉडर्न गवर्नमेंट की बात करते हैं। सिविल सोसाइटी बनने के साथ साथ एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट माना गया कि जनता कुछ अधिकार स्टेट को देगी, बदले में स्टेट उसका सुरक्षा कवच बनेगा, लॉ ऑर्डर मेंटेन करेगा, स्पेशली सोसाइटी के कमजोर लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को और मार्जिनाइज्ड ये लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। ये किसी भी समाज की सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन एप्स्टीन जैसे केसेस में हम क्या देखते हैं? यही कि जिस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना था उसी की कुछ पत्तों में रॉट फैल गई, बदबू आने लग गई, गंदगी फैल गई। एलिगेशंस बार बार सामने आए कि कैसे पावरफुल लोग डिकेड्स तक एक्सप्लॉयटेशन करते रहे और इन्वेस्टिगेशंस होते हुए भी उन्हें बार बार राहत मिलती रही, डील्स होते रहे, फाइल्स दबती रही, एविडेंस वैनिश होता रहा। यही तो असली डरावनी बात है। जब प्रोटेक्टर ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रेडेटर बन जाए तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ एक कहावत है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बचाए कौन। यह लाइन किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी रियलिटी है। जब सिस्टम कैप्चर हो जाए, जब लॉ बनाने और लॉ तोड़ने वाले एक ही डिनर टेबल पर बैठने लगे, तब आम इंसान किसको पुकारेगा? अब एक और डार्क पहलू, इंसान इंसान आमतौर पर कैनिबल नहीं होता है। हम ऐसा जानवर नहीं है जो नेचुरली अपने ही स्पीशीज को मारकर खाता हो। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे समय भी आए हैं जब लोग दूसरों के अंगों का व्यापार करते रहे, ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते रहे, वार या पॉवर्टी के नाम पर वीकेस्ट बॉडीज को मार्केट की चीज बना दिया। ये सब मेंटली डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, लेकिन इनको नजरअंदाज करना सोल्यूशन नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स और अफवाहें तो इतनी एक्सट्रीम होती हैं, जैसे यंग बॉडीज, स्पेशली बच्चों का इस्तेमाल यूथ प्रोलॉन्ग करने की थेरापीज में या रिचुअलिस्टिक अब्यूज में, के सुनकर दिल दहल जाता है। इस तरह की बातें अदालत में प्रूव हो या ना हो, लेकिन ये बिल्कुल ही फैक्ट है कि ये कल्पना भी लगती है। ये दिखाता है कि ह्यूमन इमेजिनेशन किस हद तक गिर चुकी है। इंसानों को जानवरों से ज्यादा नैतिकता यानी मोरालिटी रखनी चाहिए। एप्स्टीन के केस में जो टॉर्चर, जो दर्द, जो सफरिंग दूसरों पर दिया गया, वो बहुत ही एक्सट्रीम है, कल्पना से भी बाहर। उदाहरण लो एक शेर का। जब कोई नया शेर किसी प्राइड यानी शेरनी और उसके बच्चों के ग्रुप पर कब्जा करता है, तो वो पुराने शेर के कब्ज यानी बच्चों को मार देता है। वो सिर्फ अपने डीएनए को ही आगे बढ़ने देना चाहता है और आने वाले कल में अपने विरोधी को नहीं चाहता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान इंसान की रीजनिंग पावर, सोचने समझने की ताकत कम से कम उस शेर से तो बहुत बढ़ गई है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान अपने स्टेप किड्स, सौतेले बच्चों को हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी मैच्योरिटी एप्स्टीन के केस में ओलिगार्कीज ने बिल्कुल नहीं दिखाई। वे लोग इतने पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने मोरालिटी को पूरी तरह इग्नोर किया और इनोसेंट बच्चों, नाबालिग लड़कियों पर टॉर्चर, पेन और सफरिंग को थोपा। यह दिखाता है कि पावर और पैसा होने से इंसान की सोच मैच्योर नहीं हो जाती, बल्कि कभी कभी और भी क्रूएल बन जाती है। फिर क्वेश्चन आता है, ऐसी एट्रोसिटीज के लिए क्या पनिशमेंट एडिक्वेट है? वो क्या है पनिशमेंट? क्या जेल है, डेथ पेनल्टी है, लाइफ टाइम आइसोलेशन है? सच कहूं, कभी कभी लगता है जो ट्रॉमा विक्टिम्स ने झेला है, जो नाइट्स उन्होंने बिना सोए गुजारी हैं, उनके मुकाबले दुनिया की कोई भी लीगल सजा बहुत छोटी लगती है। लॉ लिमिटेड टूल्स दे सकता है, इंप्रिजनमेंट, फाइन्स, डेथ सेंटेंस, लेकिन सोल पर लगे जख्म का कंपनसेशन नहीं हो सकता। पावर के बारे में एक फेमस लाइन है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पैसा भी कुछ ऐसा ही करता है। जब वेल्थ जनरेशन हार्डवर्क से होती है तो उसमें कुछ वैल्यू सिस्टम जुड़ा रहता है। पहली जनरेशन स्ट्रगल करती है, रिस्क लेती है, मेहनत करती है। दूसरी जनरेशन उस वेल्थ को मैनेज, प्रोटेक्ट, मल्टीप्लाई करने में लग जाती है। तीसरी या चौथी जनरेशन अक्सर डिस्कनेक्ट हो जाती है। उन्हें पैसा सिर्फ एक गेम लगता है जिसमें थ्रिल चाहिए, लिमिट टूटनी चाहिए। जब पैसा बिना मेहनत, बिना एथिक्स और बिना अकाउंटेबिलिटी के पाइल होता रहता है, तब उसके साथ साथ एरोगेंस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ऐसे में कुछ लोग खुद को लिटरली कानून से ऊपर समझने लगते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं और बच सकते हैं, ये उनका स्लोगन बन जाता है। एप्स्टीन फाइल्स के आसपास जो भी डाटा और लीक सामने आए, उन्होंने कम से कम ये तो दिखा ही दिया कि डिकेड्स तक पूरा नेटवर्क कैसे चल सकता था, जिसमें पैसा, इन्फ्लुएंस और साइलेंस एक दूसरे से जुड़कर विक्टिम्स की आवाज को दबाते रहे। अब जरा एक और पर्सपेक्टिव समझते हैं। यह कॉस्मिक पर्सपेक्टिव है। हम में से हर कोई, चाहे कितना भी रिच हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, इस ब्रह्मांड में एक छोटे से डस्ट पार्टिकल से ज्यादा नहीं है। इस पूरी यूनिवर्स की तुलना में एक इंसान की जिंदगी एक ड्रॉप इन द ओशन से भी छोटी है। फिर भी आयरनी देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास प्राइवेट जेट्स हैं, उनके पास ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनकी किताबों में वर्ल्ड लीडर्स के फोन नंबर्स हैं, इसलिए वो अनटचेबल हैं, इमॉर्टल हैं। रियलिटी ये है कि हम सब सिर्फ 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हैं, जिन्हें हमने इस यूनिवर्स से कुछ सालों के लिए उधार लिया हुआ है। यह शरीर भी एक तरह का लोन है,
ये सांस भी इंटरेस्ट के साथ वापस जानी है। ना आपके पास का पैसा दाह संसार संस्कार के साथ जाएगा, ना आपकी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री आपके साथ ग्रेव में जाएगी। एलेक्जेंडर जैसा कॉन्करर तक एम्प्टी हाथ गया, उसका भी कफन बिना पॉकेट के था। तो हमारी क्या औकात है? एप्स्टीन फाइल जैसी चीजें हमें यह एहसास कराती हैं कि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे, जब उसे लगे कि वो किसी का भी लाइफ स्क्रिप्ट लिख सकता है, तब डाउनफॉल शुरू हो जाता है। भले ही कुछ सालों तक इल्यूजन बना रहे कि सब कंट्रोल में है। तो दोस्तों, ये सब कहने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद आपको सिर्फ डिस्गस्ट फील करवाना नहीं है। डिस्गस्ट तो हम वैसे भी रोज न्यूज खोलते ही फील कर लेते हैं। मेरा मकसद है कि आप कलेक्टिवली ये सोचें कि हम इस सारी कहानी से क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ईवल हमेशा दूर किसी हॉरर मूवी में नहीं रहता। वो हमारी सिस्टम्स के अंदर भी हो सकता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारी पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर। जब हम बिना सवाल किए, बिना ट्रांसपेरेंसी मांगे, सिर्फ चमक दमक और स्टेटस को वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी इनडायरेक्टली इस ईविल को फूड दे रहे होते हैं। दूसरा, हमें अपना आप से पूछना चाहिए, अगर कल मेरे सामने ऐसी कोई एक्सप्लॉयटेशन की बात आए तो क्या मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा या चुप रहूंगा? क्योंकि सामने वाला पावरफुल है। हर बार जब हम गलत को देखकर भी चुप रहते हैं, हम उस सिस्टम में एक छोटा सा स्क्रू बन जाते हैं जो आइंस्टीन जैसे नेटवर्क्स को डिकेड्स तक चलाता है। भूलिए नहीं, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्णा ने अर्जुन को बोला था, किसी का पाप सहना उतना ही गलत है। अगर कोई पाप कर रहा है तो उसका विरोध करना आपका धर्म है। तीसरा, हमें सोसाइटीज और स्टेट से डिमांड करना होगा कि वो सिर्फ पुअर पेटी थीव्स को पनिश करके जस्टिस के नाम पर टिक मार्क ना लगाएं। असली करेज तब है जब सिस्टम अपने ही सबसे पावरफुल लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी के कटघरे में खड़ा करे। अगर लॉ सिर्फ कमजोरों के लिए है और पावरफुल के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, तो ये लॉ नहीं है, ये एक इल्यूजन है। और आखिरी बात, हमें अपने अंदर इंसानियत को कॉन्शियसली कल्टीवेट करना होगा। देखिए, दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करेगा, ये बिटर ट्रुथ है। हर जनरेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरों की पीड़ा को एंटरटेनमेंट समझेंगे, जो अपने डिजायर्स के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन अगर बाकी लोग जागरूक, सेंसिटिव और मॉरली ग्राउंडेड हो, तो ये ईवल कम से कम अनचेक नहीं रहेगा। शुरुआत कहां से होगी? शायद वहां से कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी ऑडियंस को ये सिखाएं कि पावर का मतलब कंट्रोल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि वेल्थ का मतलब सिर्फ कंजम्पशन नहीं, स्टेवरशिप है। कि किसी की बॉडी, डिग्निटी और कंसेंट हमेशा हमेशा किसी भी डील, किसी भी प्लेजर, किसी भी फैंटेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स जैसी स्टोरीज आज के समय की महाभारत है, जिनमें भ्रष्ट सत्ता, अंधाधन, एक्सप्लॉइटेड बॉडीज और उठाने वाले कुछ लोगों की कहानी एक साथ चलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ चक्र धनुष की जगह सर्वर्स, फाइल्स और कोर्ट रूम्स है। आउटकम अभी लिखा नहीं गया और शायद इसी में हमारी भूमिका छिपी है। तो दोस्तों, मैं इस लंबी बात को यहीं पर धीरे धीरे समेटता हूं। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक घिनौना अध्याय नहीं, ये एक मिरर है जो हमारा कलेक्टिव चेहरा दिखाता है। ये पूछता है, क्या तुम सच में सिविलाइज हो या सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो? ये पूछता है, क्या तुमने अपने बच्चों को सिर्फ कोडिंग सिखाई है या कंपैशन भी सिखाया है? ये भी पूछता है, जब अगली बार कोई पावरफुल नेटवर्क किसी कमजोर इंसान का शोषण करेगा, तो क्या तुम स्पेक्टेटर बनोगे या रजिस्टर बनोगे? ये सवाल आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है। अगर आज हम इन सवालों से अनकंफर्टेबल हैं, तो शायद यही अच्छी बात है, क्योंकि डिस्कंफर्ट कभी कभी बदलाव की पहली सीढ़ी होता है। यही थॉट मैं आपके दिल में छोड़ना चाहता हूं। पावरफुल बनना गलत नहीं, रिच होना गलत नहीं, सक्सेसफुल होना गलत नहीं। गलत तब है जब इन सब के नाम पर आप किसी दूसरे इंसान की जिंदगी को खेले जाने वाली चीज समझ लें। इंसानियत को बचाना है तो हमें सिस्टम से भी सवाल करने होंगे और खुद से भी सवाल करने होंगे। दोस्तों, कमेंट दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि क्या हम भी इस चेंज को लाना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। अपने नजदीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।